234 टॉप 50 में आने का टारगेट। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ऐसे रास्ते को चुन लिया हो जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने और छुटकी ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए सड़क पर कड़ी मेहनत की। लेकिन जब उसने अगले साल होने वाले हंटर कंपटीशन के बारे में सोचा, जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स वाले हंटर्स अलग अलग लेवल्स में ग्रुप किए जाएंगे, तो उसने अपने आप को तसल्ली दी कि वो जरूरी पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए ये क्वेस्ट्स कर रहा था। साथ में इंटेलिजेंस छुटकी के साथ होने से सभी क्वेस्ट्स बहुत आसान हो गए। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कर दिया, जिससे उसने कुल 10 करोड़ रुपये कमाए। पहले ये उसके लिए एक बड़ा अमाउंट होता था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि इंटरमीडिएट रैंक से आगे बढ़ने के लिए हर ट्रांजैक्शन में लाखों या कभी कभी करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ती थी। उसके शैडो एलिमेंट के लिए सोल सीड ढूंढने का सपना कुछ मुश्किल लगने लगा। क्वेस्ट सेटल करने के बाद आरव कैंपस वापस आया और तुरंत उसने एक और सिरदर्द महसूस किया। उसके लिए भेजे गए चैलेंज कॉन्ट्रैक्ट्स की तुलना में एक बड़ा ढेर बन गए थे। शुक्र है चैलेंजेस हर महीने के दूसरे और चौथे हफ्ते में होते थे, नहीं तो उसे अपने चैलेंजर्स को अपने रिसोर्सेज दे देने पड़ते। कैंपस द्वारा दिए गए रिसोर्सेज काफ़ी शानदार थे, जिसमें ट्रेजर टावर में कल्टीवेट करने का मौका भी शामिल था। ये आरव के लिए सबसे अट्रैक्टिव इनाम था। इसमें कोई शक नहीं था कि ये कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह थी। 100वीं रैंक के लिए दिए गए रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे थे। आरव को ये जानकर काफ़ी हैरानी महसूस हुई कि उसे एक मैजिक एक्सेलरेटर दिया गया था। ये मैजिक टूल काफ़ी अनोखा था। ये मैजिशियंस को उनके स्टॉल्स को ज़्यादा अच्छे से अलाइन करने की इजाज़त देता था, जो स्मूथ और कम टूटने वाले कनेक्शंस को ठीक करता था। इस टूल के साथ प्रैक्टिस करने से सीखने की क्षमता में काफ़ी सुधार होता था। सबसे ज़रूरी बात, ये स्टॉल्स को ड्रॉ करने और अलाइन करने में लगने वाले समय को भी कम करता था। सीधे शब्दों में, ये टूल कास्टिंग स्पीड को बढ़ा सकता था। मैजिशियंस के बीच की लड़ाई बहुत मुश्किल महसूस होती है, लेकिन असल में बहुत सरल होती है। जो लोग अपने दुश्मनों से तेजी से अपनी मैजिक कास्ट कर सकते हैं, वो अक्सर उनसे आगे रहते हैं। अगर कोई ऐसा मैजिशियन जैसे आरव, जिसने अपने बेसिक लाइटनिंग और फायर स्पेल्स को चौथे लेवल तक अपग्रेड किया हो, अगर वो अपनी कास्टिंग स्पीड को और भी सुधार ले, इस हद तक कि वो हवा में अपने हाथ फिरा के भी स्पेल्स कास्ट कर सके, तो वो सेम रैंक के दूसरे मैजिशियंस के खिलाफ लगभग अजेय हो जाएगा। एक और बात, आरव को ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई कि कैंपस भी फायर एलिमेंट सोल सीड्स देता है। हर बार जब रैंकिंग अपडेट होती है, स्टूडेंट्स को कुछ सोल सीड पीसेज मिलते हैं। एक बार जब उनके पास बहुत सारे पीसेज हो जाते हैं, अगर वो भाग्यशाली होते हैं, तो वो उनसे एक फायर सोल सीड स्मेल्ट कर सकते हैं। अब आरव के पास एक सोल सीड पीस था। जब उसके पास 10 पीसेज हो जाएंगे, तो उसके पास स्मेल्टिंग के लिए काफ़ी पीसेज होंगे। इसी तरह स्मेल्टिंग के लिए अलग अलग प्रकार के फायर एलिमेंट मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। बेहतर मटेरियल्स होने से सक्सेस रेट बढ़ जाती है। अगर उसने एक सोल सीड स्मेल्ट किया, तो ये उसकी शक्ति में काफ़ी सुधार ला सकता है। आरव के पास पहले से रोज फ्लेम था, इसलिए एक और फायर सोल सीड स्मेल्ट करना कोई अंतर नहीं डालता। इसलिए उसने फायर एलिमेंट सोल सीड पीसेस को शैडो एलिमेंट सोल सीड पीसेस के लिए ट्रेड किया। वो अपने शैडो एलिमेंट को एक सोल सीड के साथ सुधारने के लिए एक्साइटेड था। समनिंग एलिमेंट के लिए कोई सोल सीड नहीं होता था, लेकिन एक समरना के लिए जरूरी रिसोर्सेज दूसरे एलिमेंट्स के बराबर होती हैं, क्योंकि उनके बीस्ट की लीनिएज, सोल और फ्लैश समझना और मास्टर करना काफ़ी है। आरव के रिसोर्सेज अभी भी बहुत लिमिटेड थे। वो एक यंग बीस्ट तक खरीदने की क्षमता नहीं रखता था, इसलिए उसकी स्किल कॉन्ट्रैक्ट समनिंग अभी भी बेकार थी। इसी बात पर आरव को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। आरव के पास इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचने के बाद सुधार करने के लिए बहुत सी चीज़ें थीं। अगर वो अपने सारे एलिमेंट्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो कैंपस में कैसे अजय हो सकता था? इसलिए आरव को कैंपस द्वारा दिए गए रिसोर्सेज की सख्त ज़रूरत थी। उसके पास उन्हें छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने चैलेंजेस से निपटने का कोई तरीका ढूंढना ही था। टॉप 50 स्टूडेंट्स को 2 सोल सीड पीसेज और एक फायर एलिमेंट मैजिक टूल दिया जाएगा। श्वेता, ये फायर एलिमेंट मैजिक टूल का क्या इस्तेमाल है? आरव ने पूछा। क्या तुम एलियन हो? हर कोई जानता है कि फायर एलिमेंट मैजिक टूल आपके फायर एलिमेंट की कल्टीवेशन की स्किल को सुधारने में मदद करता है। ये नेबुला टूल के जैसा ही है। नेबुला टूल एक मैजिशियन की आत्मा को सुधारता है, जिससे मैजिशियन की सामान्य कास्टिंग स्पीड सुधर जाती है। वहीं फायर एलिमेंट मैजिक टूल स्पेशली फायर एलिमेंट पर टारगेट करता है। ये नेबुला टूल के प्रभावों के साथ स्टैक हो सकता है। अपने आप में इसका दिया गया लाभ काफ़ी सामान्य है, लेकिन अगर इसका सपोर्ट एक शानदार नेबुला टूल से किया जाता है, तो ये किसी भी एलिमेंट की कल्टीवेशन को काफ़ी सुधार सकता है।
श्वेता ने समझाया, जो केले के छिलके को झीलकर उसे खा रही थी। समझ गया, तो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो अगर मैं ट्रेजर टावर में कल्टीवेट करूं, दोनों नेबुला टूल और फायर एलिमेंट मैजिक टूल के साथ, और फायर एलिमेंट की कल्टीवेशन पर फोकस करूं, तो क्या इसका मतलब है कि ये स्काई रॉकेट हो जाएगा? आरव ने चमकती हुई आंखों के साथ कहा। श्वेता ने सिर हिलाया, उसका चब्बी मुंह आधे केले के साथ भरा हुआ था जब उसने केले को खाते हुए एक अजीब सी आवाज में कहा, समस्या ये है, इनमें से किसी एक का होना ही बहुत फायदेमंद है। फिर तुम सोच रहे हो इन्हें एक साथ स्टैक करना, क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? मुझे टॉप 50 में आने के लिए कौन सा रैंक हासिल करना चाहिए ताकि मैं ट्रेजर टावर में कल्टीवेट कर सकूं? आरव ने पूछा। तुम्हारे फायर कैंपस में मुझे लगता है तुम्हें टॉप 50 में आना होगा ताकि तुम एक दिन के लिए ट्रेजर टावर में कल्टीवेट कर सको। जितनी ज़्यादा तुम्हारी रैंक होगी उतना ज़्यादा समय तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हारी ताकत के साथ, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम 100वीं रैंक को पकड़ के रखे हो। टॉप 50 के बारे में मत सोचो, वहाँ सब पागल हैं। तुम सिर्फ उन लोगों को पाओगे जो तुमसे ज़्यादा पागल और अमीर हैं। अगर तुम्हारे पास पूरा सेट इक्विपमेंट नहीं है तो तुम्हें दूसरों को ये बताने की हिम्मत भी नहीं होगी कि तुम फायर कैंपस में टॉप 50 में हो। अपने आप को देखो, एक पूरी तरह से गरीब आदमी बिना किसी दिखाने लायक इक्विपमेंट के। तुम्हारे पास डुअल एलिमेंट्स के बहुत सारे मूव्स हैं, लेकिन अगर किसी का डिफेंसिव इक्विपमेंट तुम्हारे लाइटनिंग एलिमेंट या फायर एलिमेंट के खिलाफ मजबूत हो तो तुम जरूर हार जाओगे, श्वेता ने कहा। ये एक अच्छा याद दिलाया तुमने, आरव ने गंभीरता से सिर हिला दिया। आखिर में वो कोई आमिर परिवार से नहीं था, उसके पास उन सभी के मुकाबले सबसे कम इक्विपमेंट थे। उसके पास डुअल एलिमेंट्स का एडवांटेज किसी दूसरे के पूरे सेट इक्विपमेंट के खिलाफ कहीं नहीं था। आखिर हर कोई उस मैजिक कोर्ट के इंटर्न की तरह बेवकूफ़ नहीं था जो सिर्फ विंग मैजिकल इक्विपमेंट पर बहुत सारे में पैसे खर्च करता था, जो दूसरे मैजिशियंस के खिलाफ सीधी लड़ाई में खास काम का नहीं था। अगर उसने विंग मैजिकल इक्विपमेंट पर खर्च किए गए पैसे को एक पावरफुल शील्ड या मैजिक आर्मर खरीदने में लगाया होता तो वो आसानी से आरव के बेसिक स्पेल से अपने आप को बचा लेता और आरव के लिए उनकी लड़ाई जीतना मुश्किल होता। तुम सिंह परिवार के दामाद बनने वाले हो तो उनसे ही मदद क्यों नहीं मांग लेते? बहन श्रेय के परिवार ने बड़े टैलेंट्स को ट्रेन करने में बहुत कोशिश की है। तुम्हारे विलेन के रूप में रेप्यूटेशन के साथ मुझे यकीन है कि वो उन्हें तुम्हें एक पूरा सेट ऑफ इक्विपमेंट देने में ज़्यादा खुशी होगी, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा। ये अच्छा आइडिया नहीं है, आरव ने एक ईविल स्माइल के साथ कहा। जब उसकी आधी आंखें बंद हुई तब उसने एक आंख से बालकनी में पौधों को पानी दे रही लैमरस श्रेया को घूरा। CH 235 100th रैंक पर कैसे टिके रहे? श्रेया ने घूमकर शर्माते हुए श्वेता की तरफ घूरा जो उन्हें ये बकवास आइडिया दे रही थी। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, कौन चाहेगा ऐसे किसी को जो सिर्फ मुसीबत खड़ी करता रहता है। ये बड़ी राहत की बात होगी अगर आरव हमारे परिवार की रेप्यूटेशन को बर्बाद न करे। जब श्रेया ने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, श्वेता ने आरव के पास झुककर जल्दी से कहा। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, विलेन, क्या तुमने देखा? जब से तुम जिंदा वापस आए हो, बहन श्रेया तुम्हें गालियां दे रही है और तीखे कमेंट्स कर रही है। मैंने कभी नहीं देखा कि उसने किसी आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। अगर उसने सच में तुमसे नफरत नहीं की है तो जरूर उसने तुमसे प्यार कर लिया है। मैंने चौहान परिवार के दामाद के बारे में जिक्र तो किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि तुमसे वो शादी करेगी। चौहान परिवार में कई बेटियां हैं। आरव ने श्वेता की बात सुनकर तुरंत सिर हिला दिया। श्रेया और ज्यादा शर्मा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों मिलकर उसके साथ ये खेल खेलेंगे। उसने मुड़कर उनसे बात नहीं की और अजीब सिचुएशन से बचने के लिए चली गई। तो लगता है तुम्हारी उसकी जान बचाने की कुर्बानी काफी अच्छे से काम कर रही है, श्वेता ने कहा। आरव ने गंभीर होकर श्वेता से कहा, अगर मैं उनका दामाद बन जाऊं और अगर मुझे कोई इक्विपमेंट नहीं ना मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वेता ने उस पर आंखें घुमा दी और फटकार लगाई, सपने देखते रहो। बहन श्रेया के लिए उनके परिवार वाले जरूर एक यंग एडवांस्ड मैजिशियन चाहेंगे जो सुपर रैंक तक पहुंचने की संभावना रखता हो। तुम्हारे जैसे इंटरमीडिएट मैजिशियन जिसके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है तो शायद उनके साइड फैमिली में से किसी कम इम्पोर्टेंट और कम सुंदर लड़की से ही शादी कर सको। वैसे भी एक बहन श्रेया जैसे आमिर परिवार की बेटी से शादी करने के लिए तुम्हें इस कमरे को हाई क्वालिटी इक्विपमेंट से भर देना होगा। कोई चांस नहीं है कि वो तुम्हें इक्विपमेंट देंगे। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि अगर मैं किसी आमिर फैमिली में शामिल भी होता हूं तो शायद एक बटलर बनकर रह जाऊंगा जिसे उनके लाड़ प्यार से पले बच्चों का ऑर्डर मानना पड़ेगा। उफ, ये सोसाइटी कितनी बुरी है। क्यों नहीं देखते वो हमारा एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार? एक बार के लिए अपनी सामंतावादी सोच क्यों नहीं छोड़ते?
आरव ने सिर उठाकर कहा। श्वेता उसकी बात सुनकर पेट पकड़कर हंस पड़ी। श्रेया, जो बालकनी पर थी, वहां और नहीं रुक सकी। उसने सोचा था कि आरव जब ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेगा तो अपने आप पर विचार करेगा, क्योंकि ये उसकी गरिमा पर बड़ा आघात होता, लेकिन वो हमेशा की तरह बेशर्मी से पेश आया। आखिर कौन उसे सच्चा प्यार करता है? श्रेया जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई, ताकि फिर से उनके हाथों में न फंसे। वो श्वेता को जरूर एक थप्पड़ मारने की हकदार थी। जब उन्होंने ये जगह साथ में किराए पर ली थी, तो उसने वादा किया था कि वो मिलकर इस घमंडी विलेन का सामना करेंगे, लेकिन अब वो उसके साथ मिल गई थी। हाल ही में जब भी विलेन के बारे में कुछ सुनाई देता, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। इस स्पीड से तो शायद श्वेता के परिवार वाले ही पहले कदम उठाकर उसे अपना दामाद बना लेंगे। चैलेंज का दिन नजदीक आते ही आरव ज्यादातर समय अपनी लड़ाइयों के लिए प्रैक्टिस में बिता रहा था। उसके पास अपनी कवच को ठीक करने का समय भी नहीं था। जब भी वो खाना खाने जाता, लोग उसकी तस्वीरें अपने फ़ोन से लेते और पोस्ट कर देते और नीचे उसके बारे में कुछ बुरा लिख देते, जैसे हम फायर कैपस के डिमन को पकड़ लेंगे। आरव को अब फायर कैपस का डिमन कहा जाता था। पूरा कैपस उसकी घमंड और तुच्छ व्यवहार से वाकिफ था। उसका मशहूर होना उन ध्यान देने वालों से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ा जो अपना नाम कैपस के लीड बोर्ड पर लिखवाना चाहते थे। लेकिन आरव इससे सहमत नहीं था। किस बेवकूफ़ ने उसे इतना कमज़ोर निकनेम दिया? इंतजार करो और देखो, 1 महीने से कम समय में आर्केन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जान जाएंगे कि बदनाम विलेन वापस आ गया है। दोपहर को आरव ट्रेनिंग ग्राउंड से वापस आया। ट्रेनिंग ग्राउंड आरव के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा था। यहाँ सिर्फ चलने वाले लक्ष्य ही नहीं थे, बल्कि एक छोटा जादू मंच भी था कोने में, जहाँ स्टूडेंट्स अपनी जादुई एनर्जी जल्दी से भर सकते थे। एनर्जी को भरने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन जब स्टूडेंट्स अपने स्पेल्स की प्रैक्टिस करते तो ये जल्दी से खर्च हो जाती थी। इसलिए ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिया गया जादू मंच स्टूडेंट्स के स्किल्स को काफ़ी बढ़ा देता था। लेकिन ये सुविधा सिर्फ टॉप 300 स्टूडेंट्स के लिए ही खुली थी। बाकी को सिर्फ साधारण ट्रेनिंग ग्राउंड्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। जो और भी नीचे रैंक में थे, उन्हें इस तरह के ट्रेनिंग ग्राउंड्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। स्पेशल ट्रेनिंग सिर्फ उनके लिए ही थी जो लीडरबोर्ड पर हाई रैंक पर थे। जो नीचे थे उनके पास कोई चारा नहीं था, बल्कि उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेस और सुविधाओं तक पहुंच पाने के लिए शक्तिशाली स्टूडेंट्स को चैलेंज देने की ज़रूरत थी। पिछले कुछ दिनों तक कैंपस में ट्रेनिंग करने के बाद आरव ने समझा कि क्यों उससे कम रैंक वाले इतने एक्साइटेड थे उसे चैलेंज देने के लिए। रिसोर्सेस को छोड़कर अलग अलग स्पेशल सुविधाओं तक पहुंच भी स्टूडेंट्स के रैंक से जुड़ी थी। आरव ने ट्रेनिंग ग्राउंड पर आते ही फिर से सिर दर्द महसूस किया। उसने समझा कि 100वीं रैंक उसके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद थी, इसलिए वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन बहुत सारे लोग उसे चैलेंज दे रहे थे। भले ही जादुई एनर्जी को वापस भरने की सुविधा यहाँ मौजूद थी, फिर भी सिर्फ उसके अकेले की एनर्जी इतने सारे चैलेंजेस को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। इतने सारे स्टूडेंट्स से लड़ते लड़ते तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। वो अपनी रैंकिंग कैसे बरकरार रखेगा? जब वो सड़क पर चल रहा था, एक कमज़ोर दिखने वाला स्टूडेंट उससे टकरा गया। सॉरी, उस कमज़ोर दिखने वाले स्टूडेंट ने कहा। आरव हैरान था। गलती उसकी थी क्योंकि वो अपने सोच में डूबा हुआ था, लेकिन वो लड़का लगातार माफ़ी मांग रहा था। आरव ने अनजाने में मान लिया कि स्टूडेंट डरपोक था। क्या तुम ही रोशन हो? आरव ने उस स्टूडेंट को पहचाना जो सबसे कम रैंक पर था। रोशन ने अपना सिर उठाया और आरव को देखा। उसका चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया और वो हकलाकर बोल पड़ा, क्यों तुम? मैं तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। आरव की आंखों में चमक आई जब उसने रोशन को देखा। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, तुम किस बात से डरते हो? वो लोग हमेशा तुम्हें निचली नज़रों से देखते हैं। मैं जानता हूं कि तुम जैसे निकम्मा कह रहे थे वो मैं ही था। मैं मानता हूं कि मैं सबसे कमज़ोर हूं, लेकिन मैं टीचर को नाराज़ नहीं करना चाहता या स्टूडेंट्स को चैलेंज नहीं देना चाहता, रोशन ने धीरे से कहा। आरव ने उस बच्चे की पीठ पर जोर से थपथपाया और कहा, तो क्या तुम अपने आप को रैंक में सबसे नीचे रहने से रोकना चाहते हो? मैं मानता हूं कि ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। भूल जाओ, मैं आधे साल से लास्ट पे हूं। एक बार ये साल खत्म हो जाए, मैं आर्केन यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, रोशन ने कहा। अपने आप पर विश्वास मत खोना, मेरी एक मदद करो, और ना सिर्फ मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा जो तुम कभी अपने सपने में भी सोच नहीं सकते, बल्कि मैं तुम्हें लास्ट रैंक से बाहर निकालने में भी मदद करूंगा। इनाम के रूप में मैं तुम्हें 100वीं रैंक वाला नेबुला टूल भी उधार दूंगा, कैसा रहेगा? आरव ने चमकती हुई आंखों के साथ कहा। जब उसने फायर कैपस का सबसे कम रैंक वाले रोशन को देखा, उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। CH-236 पहला चैलेंजर। रोशन ने आरव को डिसबिलीफ के साथ देखा।
उसकी नज़र में एक अच्छा नेबुला टूल सिर्फ उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो टैलेंटेड होता है और जिसने बहुत मेहनत की होती है। ये बहुत ही कीमती था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी कीमती चीज़ किसी और को यूं ही दे देगा। उसने थोड़ी देर के लिए आरव को घूरा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझसे मजाक मत करो, मैं अभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा संकल्प कहाँ है? तुम पहले से ही फायर कैंपस में सबसे नीचे रैंक पर हो, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा? आरव ने कहा। अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे उन लोगों को हराने का कोई मौका नहीं मिलेगा जो मुझसे ऊपर रैंक पर हैं, रोशन ने गंभीर नज़र के साथ कहा। मैं साफ साफ कह देता हूं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी कल्टीवेशन की वजह से नहीं है। तुम में जो कमी है वो रिसोर्सेज की है। जब सब लोग आर्केन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे, सब इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे। अगर तुम सच में तुलना करना चाहते हो तो 1000 के बाद के रैंक में अंतर मामूली है। मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ इसलिए लास्ट रैंक पर हो क्योंकि तुम मैजिक फाइट में अपना स्पेल कास्ट करना भूल गए। तुम्हें ये कैसे पता? रोशन ने पूछा। आरव ने इस रोशन के साथ और समय बर्बाद करने का इरादा नहीं रखा था। उसने 100th रैंक वाले स्टूडेंट को दिया गया नेबुला टूल निकाला और रोशन के हाथों में थमा दिया। रोशन ने काफ़ी देर तक नेबुला टूल को घूरा, उसे समझ नहीं आया कि कोई अपना नेबुला टूल किसी और को क्यों देगा। समय धीरे धीरे बीत गया। चैलेंज वीक आ गया था। फायर कैंपस के लोग अपने हाथ रगड़ रहे थे क्योंकि वो उन्हें सबक सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे जिन्होंने उन्हें डांटा था। फायर कैंपस के सभी स्टूडेंट्स मेन हॉल में इकट्ठे हुए थे। कभी कभी वो आरव की तरफ देखते थे। असल में जब उन्होंने आरव को हॉल में देखा तो काफ़ी सरप्राइज थे। क्या वो सच में हर किसी के निशाना बनने से नहीं डरता था? आरव साक्षी और दीप्ति के पीछे वही स्पॉट पर बैठा था। शायद उसकी किस्मत खराब थी, उसने अभी तक फायर कैंपस की गॉडेस का चेहरा देखने का मौका नहीं पाया था। साक्षी ने पलटकर सरप्राइज लुक के साथ कहा, क्या तुम सच में अपने जिंदगी से थक गए हो? आज चैलेंज वीक का पहला दिन है। जो भी तुमसे नीचे रैंक पर है वो तुम्हें मैजिक फाइट के लिए चैलेंज करेगा और तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा जब तक कि तुम अपने रिसोर्सेज हैंडओवर नहीं करते। बहुत लोग तुम्हारे रिसोर्सेज पर नज़र गड़ाए हुए हैं। क्या तुम अपने होश खो बैठे हो? ये हमारी सिर्फ दूसरी मुलाकात है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरव ने छेड़ते हुए कहा। साइको कहीं के। साक्षी ने अपना सिर पलट लिया। विशाल मंच पर जैसे आमतौर पर खड़ा था। उसने जल्दी से भीड़ में आरव को ढूंढ लिया। वो मुस्कुरा रहा था। वो देखने के लिए बेचैन था कि आज ये बच्चा कितना घमंड दिखाएगा। चैलेंजेस के लिए जो नाम की लिस्ट है वो यहाँ भेजी गई है। जब तक यहाँ रिंग में मैजिक फाइट्स हो रही हैं तब तक ये इफेक्टिव है। मुझे लगता है सबको रूल्स पता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए शुरू करते हैं, विशाल ने कहा। हर महीने लीडरबोर्ड पर काफ़ी ऊपरी रैंक वाले लोग आपस में जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू करते थे ताकि उनके मैजिक फाइट को कई सारे स्टूडेंट्स देखें और उनकी ताकत की दाद दे। बड़े फैमिलीज के बच्चे अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए अनगिनत चैलेंजेस का सहारा लेते थे। दुर्भाग्यवश जो लोग चैलेंजेस का इस्तेमाल अपनी रैंकिंग और रेप्यूटेशन दोनों बढ़ाने के लिए करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई थी क्योंकि आरव ने उनकी सारी लाइमलाइट ले ली थी। आरव जिस फाइटिंग ग्राउंड में था वो पूरी तरह से भीड़ से भरा हुआ था। सबको उसके आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ देखने थे, इसलिए एलिमेंटल डायरेक्टर ने खास तौर पर एक जगह चुनी थी जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों से ज़्यादा की थी। इस सोच के साथ जगह लगभग पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। फायर कैंपस के स्टूडेंट्स ने आधी जगह ले ली थी और बाकी स्टूडेंट्स दूसरे एलिमेंट से भी आए थे। विशाल जज की जगह पर खड़ा था। वो यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो देख सके कि उसके स्टूडेंट्स इस घमंडी बच्चे को कैसे सबक सिखाते हैं। किसी स्टूडेंट की घमंडी आकांक्षा को तोड़ना कुछ ऐसा था जो विशाल ने कैंपस में बहुत बार किया था। मैं आज के चैलेंजेस को होस्ट करूंगा। विशाल ने लिस्ट ऑफ नेम्स निकाली और लिस्ट को जल्दी से स्कैन करते हुए जारी रखा। 100th रैंक स्टूडेंट आरव, इस हफ्ते तुम्हें 230 लोगों ने चैलेंज किया है। बच्चे, अगर तुम मेरे पास आओ और माफ़ी मांगो, एक माफ़ीनामा लिखो और फायर कैंपस के हर एक स्टूडेंट से माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मानकर कि तुम यहाँ अभी ट्रांसफ़र हुए हो। मुझे ज़रूरत नहीं है, आरव ने जिद्दी रवैये के साथ कहा। ठीक है। पहला चैलेंजर सूरज, जो 1736 रैंक पर है। विशाल जानता था कि आरव उसकी शर्त को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बुलाने पर एक आदमी जिसकी थोड़ी टेढ़ी नाक थी फाइटिंग ग्राउंड में आया। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कुराहट थी, जैसे वो भीड़ को बता रहा हो कि वो इस वक्त सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। फाइटिंग ग्राउंड एक फुटबॉल फील्ड के साइज का था और हरे घास से ढका हुआ था। तुम्हें पता है कितने लोग तुमसे जलते हैं? हमने बस ज़्यादा रिसोर्सेज पाने के लिए इतनी मेहनत की है और तुमने शब्दों की चालाकी से उन्हें पा लिया है। दुर्भाग्यवश
जो रिसोर्सेज तुम हर महीने हासिल करते हो वो मैजिक फाइट्स में हारने पर छीन लिए जा सकते हैं। अब वो रिसोर्सेज जो तुम्हारे नहीं हैं उन्हें मुझे दे दो, शायद तुम अपने आप के लिए कुछ हीलिंग फीस बचा सकते हो, सूरज ने कहा। विशाल ने फाइटिंग ग्राउंड पर खड़े दो स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, आरव, तुम्हारे लिए जानकारी, सूरज, जो 1736 रैंक पर है, शायद वो उन निकम्मे स्टूडेंट्स में से एक है जिनके बारे में तुमने पहले बात की थी। अगर तुम उसे भी नहीं हरा सकते तो तुम मेरी शर्तें मानोगे या खुद ही फायर कैंपस छोड़ दोगे। मैं मानता हूं कि मेरे फायर कैंपस में कुछ बेकार के लोग हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसे स्टूडेंट का स्वागत नहीं है जो बेकार और शर्मनाक दोनों है, तुम्हारी तरह। आरव ने विशाल की तरफ देखा जो उसे गुस्सा दिला की कोशिश कर रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर विशाल, क्या ये कहने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? विशाल आरव को गुस्से से देखने लगा। आरव ने अपना ध्यान वापस अपने ओपोनेंट विशाल की तरफ शिफ्ट किया। उसका अकाउंट डिलीट 736 रैंक पर था, तो उसे संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। विशाल, एक स्टूडेंट के साथ इतना दयालु होने का क्या फायदा है? तुमने ना सिर्फ उसे 100th रैंक दिया है, बल्कि पूरे कैंपस में ये खबर भी फैला दी है कि सब उसे एक ही दिन में चैलेंज करेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि टॉप 100 में रैंक करने वाले भी अपनी एनर्जी बचाने में दिक्कत करेंगे? फायर कैंपस के वाइट आई ब्रोज वाले टीचर ने कहा, जो मटीरियल्स क्लास सिखाते थे। तुम स्टूडेंट्स के साथ बहुत नर्म हो। हर एक स्टूडेंट जो आर्केन यूनिवर्सिटी में आया है उसमें कुछ ना कुछ गर्व होता है। इसके अलावा डीन सूर्यकांत ने पर्सनली उसे फायर एलिमेंट में ट्रांसफर किया था। उसके पीछे कुछ ना कुछ अनजानी शक्ति होगी। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों द्वारा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ है और अपने अनगिनत रिसोर्सेज की वजह से वो सोचता है कि वो अनबीटेबल है। अगर मैं उसे यहाँ बड़ी हार नहीं दिलाता तो शायद वो अपने घमंड की वजह से डिमन बीस्ट के हाथों मर जाएगा, विशाल ने कहा, जैसे वो सच में स्टूडेंट की चिंता कर रहा हो। असल में विशाल आरव से गुस्सा था। वो सिर्फ आरव के भविष्य की चिंता करने का बहाना बना रहा था ताकि उसे सबक सिखाने का एक बहाना मिल जाए। कैसे हिम्मत की उसने फायर कैंपस और उसकी टीचिंग मेथड को भीड़ के सामने बेइज्जत करने की। वो सच में जिंदगी से थक चुका था। हे गाइज, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल। रोशन ने आरव को डिसबिलीफ के साथ देखा। उसकी नज़र में एक अच्छा नेबुला टूल सिर्फ उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो टैलेंटेड होता है और जिसने बहुत मेहनत की होती है। ये बहुत ही कीमती था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी कीमती चीज़ किसी और को यूं ही दे देगा। उसने थोड़ी देर के लिए आरव को घूरा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझसे मजाक मत करो, मैं अभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा संकल्प कहाँ है? तुम पहले से ही फायर कैंपस में सबसे नीचे रैंक पर हो। इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा? आरव ने कहा। अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे उन लोगों को हराने का कोई मौका नहीं मिलेगा जो मुझसे ऊपर रैंक पर हैं, रोशन ने गंभीर नज़र के साथ कहा। मैं साफ साफ कह देता हूँ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी कल्टिवेशन की वजह से नहीं है। तुम में जो कमी है वो रिसोर्सेज की है। जब सब लोग आर्केन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे, सब इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे। अगर तुम सच में तुलना करना चाहते हो तो 1000 के बाद के रैंक में अंतर मामूली है। मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ इसलिए लास्ट रैंक पर हो क्योंकि तुम मैजिक फाइट में अपना स्पेल कास्ट करना भूल गए। तुम्हें ये कैसे पता? रोशन ने पूछा। आरव ने इस रोशन के साथ और समय बर्बाद करने का इरादा नहीं रखा था। उसने 100th रैंक वाले स्टूडेंट को दिया गया नेबुला टूल निकाला और रोशन के हाथों में थमा दिया। रोशन ने काफ़ी देर तक नेबुला टूल को घूरा। उसे समझ नहीं आया कि कोई अपना नेबुला टूल किसी और को क्यों देगा। समय धीरे धीरे बीत गया। चैलेंज वीक आ गया था। फायर कैंपस के लोग अपने हाथ रगड़ रहे थे क्योंकि वो उन्हें सबक सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे जिन्होंने उन्हें डांटा था। फायर कैंपस के सभी स्टूडेंट्स मेन हॉल में इकट्ठे हुए थे। कभी कभी वो आरव की तरफ देखते थे। असल में जब उन्होंने आरव को हॉल में देखा तो काफ़ी सरप्राइज थे। क्या वो सच में हर किसी के निशाना बनने से नहीं डरता था? आरव साक्षी और दीप्ति के पीछे वही स्पॉट पर बैठा था। शायद उसकी किस्मत खराब थी। उसने अभी तक फायर कैंपस की गॉडेस का चेहरा देखने का मौका नहीं पाया था। साक्षी ने पलटकर सरप्राइज लुक के साथ कहा, क्या तुम सच में अपने जिंदगी से थक गए हो? आज चैलेंज वीक का पहला दिन है। जो भी तुमसे नीचे रैंक पर है वो तुम्हें मैजिक फाइट के लिए चैलेंज करेगा और तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा जब तक कि तुम अपने रिसोर्सेज हैंडओवर नहीं करते। बहुत लोग तुम्हारे रिसोर्सेज पर नज़र गड़ाए हुए हैं। क्या तुम अपने होश खो बैठे हो? ये हमारी सिर्फ दूसरी मुलाकात है। तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरव ने छेड़ते हुए कहा। साइको कहीं के। साक्षी ने अपना सिर पलट लिया। विशाल मंच पर जैसे आमतौर पर खड़ा था।
उसने जल्दी से भीड़ में आरव को ढूंढ लिया। वो मुस्कुरा रहा था। वो देखने के लिए बेचैन था कि आज ये बच्चा कितना घमंड दिखाएगा। चैलेंजेस के लिए जो नाम की लिस्ट है वो यहाँ भेजी गई है। जब तक यहाँ रिंग में मैजिक फाइट्स हो रही हैं तब तक ये इफेक्टिव है। मुझे लगता है सबको रूल्स पता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए शुरू करते हैं, विशाल ने कहा। हर महीने लीडरबोर्ड पर काफ़ी ऊपरी रैंक वाले लोग आपस में जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू करते थे ताकि उनके मैजिक फाइट को कई सारे स्टूडेंट्स देखें और उनकी ताकत की दाद दे। बड़े फैमिलीज के बच्चे अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए अनगिनत चैलेंजेस का सहारा लेते थे। दुर्भाग्यवश जो लोग चैलेंजेस का इस्तेमाल अपनी रैंकिंग और रेप्यूटेशन दोनों बढ़ाने के लिए करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि आरव ने उनकी सारी लाइमलाइट ले ली थी। आरव जिस फाइटिंग ग्राउंड में था वो पूरी तरह से भीड़ से भरा हुआ था। सबको उसके आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज देखने थे, इसलिए एलिमेंटल डायरेक्टर ने खास तौर पर एक जगह चुनी थी जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों से ज़्यादा की थी। इस सोच के साथ जगह लगभग पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। फायर कैंपस के स्टूडेंट्स ने आधी जगह ले ली थी और बाकी स्टूडेंट्स दूसरे एलिमेंट से भी आए थे। विशाल जज की जगह पर खड़ा था। वो यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो देख सके कि उसके स्टूडेंट्स इस घमंडी बच्चे को कैसे सबक सिखाते हैं। किसी स्टूडेंट की घमंडी आकांक्षा को तोड़ना कुछ ऐसा था जो विशाल ने कैंपस में बहुत बार किया था। मैं आज के चैलेंजेस को होस्ट करूंगा। विशाल ने लिस्ट ऑफ नेम्स निकाली और लिस्ट को जल्दी से स्कैन करते हुए जारी रखा। 100th रैंक स्टूडेंट आरव, इस हफ्ते तुम्हें 230 लोगों ने चैलेंज किया है। बच्चे, अगर तुम मेरे पास आओ और माफ़ी मांगो, एक माफ़ीनामा लिखो और फायर कैंपस के हर एक स्टूडेंट से माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मानकर कि तुम यहाँ अभी ट्रांसफ़र हुए हो। मुझे ज़रूरत नहीं है, आरव ने जिद्दी रवैये के साथ कहा। ठीक है, पहला चैलेंजर सूरज, जो 7036 रैंक पर है। विशाल जानता था कि आरव उसकी शर्त को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बुलाने पर एक आदमी जिसकी थोड़ी टेढ़ी नाक थी फाइटिंग ग्राउंड में आया। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कुराहट थी, जैसे वो भीड़ को बता रहा हो कि वो इस वक्त सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। फाइटिंग ग्राउंड एक फुटबॉल फील्ड के साइज का था और हरे घास से ढका हुआ था। तुम्हें पता है कितने लोग तुमसे जलते हैं? हमने बस ज़्यादा रिसोर्सेज पाने के लिए इतनी मेहनत की है और तुमने शब्दों की चालाकी से उन्हें पा लिया है। दुर्भाग्यवश जो रिसोर्सेज तुम हर महीने हासिल करते हो वो मैजिक फाइट्स में हारने पर छीन लिए जा सकते हैं। अब वो रिसोर्सेज जो तुम्हारे नहीं हैं उन्हें मुझे दे दो, शायद तुम अपने आप के लिए कुछ हीलिंग फीस बचा सकते हो, सूरज ने कहा। विशाल ने फाइटिंग ग्राउंड पर खड़े 2 स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, आरव, तुम्हारे लिए जानकारी, सूरज, जो 7036 रैंक पर है, शायद वो उन निकम्मे स्टूडेंट्स में से एक है जिनके बारे में तुमने पहले बात की थी। अगर तुम उसे भी नहीं हरा सकते तो तुम मेरी शर्तें मानोगे या खुद ही फायर कैंपस छोड़ दोगे? मैं मानता हूं कि मेरे फायर कैंपस में कुछ बेकार के लोग हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसे स्टूडेंट का स्वागत नहीं है जो बेकार और शर्मनाक दोनों है, तुम्हारी तरह। आरव ने विशाल की तरफ देखा जो उसे गुस्सा दिला की कोशिश कर रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर विशाल, क्या ये कहने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? विशाल आरव को गुस्से से देखने लगा। आरव ने अपना ध्यान वापस अपने ओपोनेंट विशाल की तरफ शिफ्ट किया। उसका अकाउंट डिलीट 736 रैंक पर था, तो उसे संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। विशाल, एक स्टूडेंट के साथ इतना दयालु होने का क्या फ़ायदा है? तुमने ना सिर्फ उसे 100th रैंक दिया है, बल्कि पूरे कैंपस में ये खबर भी फैला दी है कि सब उसे एक ही दिन में चैलेंज करेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि टॉप 100 में रैंक करने वाले भी अपनी एनर्जी बचाने में दिक्कत करेंगे? फायर कैंपस के वाइट आई ब्रोज वाले टीचर ने कहा, जो मटीरियल्स क्लास सिखाते थे। रोशन ने आरव को डिसबिलीफ के साथ देखा। उसकी नज़र में एक अच्छा नेबुला टूल सिर्फ उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो टैलेंटेड होता है और जिसने बहुत मेहनत की होती है। ये बहुत ही कीमती था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी कीमती चीज़ किसी और को यूं ही दे देगा। उसने थोड़ी देर के लिए आरव को घूरा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझसे मजाक मत करो, मैं अभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा संकल्प कहाँ है? तुम पहले से ही फायर कैंपस में सबसे नीचे रैंक पर हो। इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा? आरव ने कहा। अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे उन लोगों को हराने का कोई मौका नहीं मिलेगा जो मुझसे ऊपर रैंक पर हैं, रोशन ने गंभीर नज़र के साथ कहा। मैं साफ साफ कह देता हूँ, तुम्हारी समस्या तुम्हारी कल्टिवेशन की वजह से नहीं है। तुम में जो कमी है वो रिसोर्सेज की है। जब सब लोग आर्केन यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए थे, सब इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे। अगर तुम सच में तुलना करना चाहते हो तो 1000 के बाद के रैंक में अंतर मामूली है। मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ इसलिए लास्ट रैंक पर हो क्योंकि तुम मैजिक फाइट में अपना स्पेल कास्ट करना भूल गए। तुम्हें ये कैसे पता?
रोशन ने पूछा। आरव ने इस रोशन के साथ और समय बर्बाद करने का इरादा नहीं रखा था। उसने 100th रैंक वाले स्टूडेंट को दिया गया नेबुला टूल निकाला और रोशन के हाथों में थमा दिया। रोशन ने काफ़ी देर तक नेबुला टूल को घूरा, उसे समझ नहीं आया कि कोई अपना नेबुला टूल किसी और को क्यों देगा। समय धीरे धीरे बीत गया। चैलेंज वीक आ गया था। फायर कैंपस के लोग अपने हाथ रगड़ रहे थे, क्योंकि वो उन्हें सबक सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे जिन्होंने उन्हें डांटा था। फायर कैंपस के सभी स्टूडेंट्स मेन हॉल में इकट्ठे हुए थे। कभी कभी वो आरव की तरफ देखते थे। असल में जब उन्होंने आरव को हॉल में देखा तो काफ़ी सरप्राइज थे। क्या वो सच में हर किसी के निशाना बनने से नहीं डरता था? आरव साक्षी और दीप्ति के पीछे वही स्पॉट पर बैठा था। शायद उसकी किस्मत खराब थी, उसने अभी तक फायर कैंपस की गॉडेस का चेहरा देखने का मौका नहीं पाया था। साक्षी ने पलटकर सरप्राइज लुक के साथ कहा, क्या तुम सच में अपने जिंदगी से थक गए हो? आज चैलेंज वीक का पहला दिन है। जो भी तुमसे नीचे रैंक पर है वो तुम्हें मैजिक फाइट के लिए चैलेंज करेगा और तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा जब तक कि तुम अपने रिसोर्सेज हैंड ओवर नहीं करते। बहुत लोग तुम्हारे रिसोर्सेज पर नज़र गड़ाए हुए हैं। क्या तुम अपने होश खो बैठे हो? ये हमारी सिर्फ दूसरी मुलाकात है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरव ने छेड़ते हुए कहा। साइको कहीं के। साक्षी ने अपना सिर पलट लिया। विशाल मंच पर जैसे आमतौर पर खड़ा था। उसने जल्दी से भीड़ में आरव को ढूंढ लिया। वो मुस्कुरा रहा था। वो देखने के लिए बेचैन था कि आज ये बच्चा कितना घमंड दिखाएगा। चैलेंजेस के लिए जो नाम की लिस्ट है वो यहाँ भेजी गई है। जब तक यहाँ रिंग में मैजिक फाइट्स हो रही हैं तब तक ये इफेक्टिव है। मुझे लगता है सबको रूल्स पता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए शुरू करते हैं, विशाल ने कहा। हर महीने लीडरबोर्ड पर काफ़ी ऊपरी रैंक वाले लोग आपस में जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू करते थे ताकि उनके मैजिक फाइट को कई सारे स्टूडेंट्स देखें और उनकी ताकत की दाद दे। बड़े फैमिलीज के बच्चे अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए अनगिनत चैलेंजेस का सहारा लेते थे। दुर्भाग्यवश जो लोग चैलेंजेस का इस्तेमाल अपनी रैंकिंग और रेप्यूटेशन दोनों बढ़ाने के लिए करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि आरव ने उनकी सारी लाइमलाइट ले ली थी। आरव जिस फाइटिंग ग्राउंड में था वो पूरी तरह से भीड़ से भरा हुआ था। सबको उसके आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज देखने थे, इसलिए एलिमेंटल डायरेक्टर ने खास तौर पर एक जगह चुनी थी जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों से ज़्यादा की थी। इस सोच के साथ जगह लगभग पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी। फायर कैंपस के स्टूडेंट्स ने आधी जगह ले ली थी और बाकी स्टूडेंट्स दूसरे एलिमेंट से भी आए थे। विशाल जज की जगह पर खड़ा था। वो यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो देख सके कि उसके स्टूडेंट्स इस घमंडी बच्चे को कैसे सबक सिखाते हैं। किसी स्टूडेंट की घमंडी आकांक्षा को तोड़ना कुछ ऐसा था जो विशाल ने कैंपस में बहुत बार किया था। मैं आज के चैलेंजेस को होस्ट करूंगा। विशाल ने लिस्ट ऑफ नेम्स निकाली और लिस्ट को जल्दी से स्कैन करते हुए जारी रखा। 100th रैंक स्टूडेंट आरव, इस हफ्ते तुम्हें 230 लोगों ने चैलेंज किया है। बच्चे, अगर तुम मेरे पास आओ और माफ़ी मांगो, एक माफ़ीनामा लिखो और फायर कैंपस के हर एक स्टूडेंट से माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मानकर कि तुम यहाँ अभी ट्रांसफ़र हुए हो। मुझे ज़रूरत नहीं है, आरव ने जिद्दी रवैये के साथ कहा। ठीक है, पहला चैलेंजर सूरज, जो 1736 रैंक पर है। विशाल जानता था कि आरव उसकी शर्त को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बुलाने पर एक आदमी जिसकी थोड़ी टेढ़ी नाक थी फाइटिंग ग्राउंड में आया। उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कुराहट थी, जैसे वो भीड़ को बता रहा हो कि वो इस वक्त सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। फाइटिंग ग्राउंड एक फुटबॉल फील्ड के साइज का था और हरे घास से ढका हुआ था। तुम्हें पता है कितने लोग तुमसे जलते हैं? हमने बस ज़्यादा रिसोर्सेज पाने के लिए इतनी मेहनत की है और तुमने शब्दों की चालाकी से उन्हें पा लिया है। दुर्भाग्यवश जो रिसोर्सेज तुम हर महीने हासिल करते हो वो मैजिक फाइट्स में हारने पर छीन लिए जा सकते हैं। अब वो रिसोर्सेज जो तुम्हारे नहीं हैं उन्हें मुझे दे दो, शायद तुम अपने आप के लिए कुछ हीलिंग फीस बचा सकते हो, सूरज ने कहा। विशाल ने फाइटिंग ग्राउंड पर खड़े 2 स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, आरव, तुम्हारे लिए जानकारी, सूरज, जो 1736 रैंक पर है, शायद वो उन निकम्मे स्टूडेंट्स में से एक है जिनके बारे में तुमने पहले बात की थी। अगर तुम उसे भी नहीं हरा सकते तो तुम मेरी शर्तें मानोगे या खुद ही फायर कैंपस छोड़ दोगे? मैं मानता हूं कि मेरे फायर कैंपस में कुछ बेकार के लोग हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसे स्टूडेंट का स्वागत नहीं है जो बेकार और शर्मनाक दोनों है, तुम्हारी तरह। आरव ने विशाल की तरफ देखा जो उसे गुस्सा दिला की कोशिश कर रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर विशाल, क्या ये कहने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? विशाल आरव को गुस्से से देखने लगा। आरव ने अपना ध्यान वापस अपने ओपोनेंट विशाल की तरफ शिफ्ट किया। उसका अकाउंट डिलीट 736 रैंक पर था, तो उसे संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था।
विशाल, एक स्टूडेंट के साथ इतना दयालु होने का क्या फ़ायदा है? तुमने ना सिर्फ उसे 100th रैंक दिया है, बल्कि पूरे कैंपस में ये खबर भी फैला दी है कि सब उसे एक ही दिन में चैलेंज करेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि टॉप 100 में रैंक करने वाले भी अपनी एनर्जी बचाने में दिक्कत करेंगे? फायर कैंपस के वाइट आई ब्रोज वाले टीचर ने कहा, जो मटीरियल्स क्लास सिखाते थे। तुम स्टूडेंट्स के साथ बहुत नर्म हो। हर एक स्टूडेंट जो आर्केन यूनिवर्सिटी में आया है उसमें कुछ ना कुछ गर्व होता है। इसके अलावा डीन सूर्यकांत ने पर्सनली उसे फायर एलिमेंट में ट्रांसफ़र किया था। उसके पीछे कुछ ना कुछ अनजानी शक्ति होगी। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों द्वारा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ है और अपने अनगिनत रिसोर्सेज की वजह से वो सोचता है कि वो अनबीटेबल है। अगर मैं उसे यहाँ बड़ी हार नहीं दिलाता तो शायद वो अपने घमंड की वजह से डिमन बीस्ट के हाथों मर जाएगा, विशाल ने कहा, जैसे वो सच में स्टूडेंट की चिंता कर रहा हो। असल में विशाल आरव से गुस्सा था। वो सिर्फ आरव के भविष्य की चिंता करने का बहाना बना रहा था ताकि उसे सबक सिखाने का एक बहाना मिल जाए। कैसे हिम्मत की उसने फायर कैंपस और उसकी टीचिंग मेथड को भीड़ के सामने बेइज्जत करने की। वो सच में जिंदगी से थक चुका था। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल। तुम स्टूडेंट्स के साथ बहुत नर्म हो। हर एक स्टूडेंट जो आर्केन यूनिवर्सिटी में आया है उसमें कुछ ना कुछ गर्व होता है। इसके अलावा डीन सूर्यकांत ने पर्सनली उसे फायर एलिमेंट में ट्रांसफ़र किया था। उसके पीछे कुछ ना कुछ अनजानी शक्ति होगी। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों द्वारा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ है और अपने अनगिनत रिसोर्सेज की वजह से वो सोचता है कि वो अनबीटेबल है। अगर मैं उसे यहाँ बड़ी हार नहीं दिलाता तो शायद वो अपने घमंड की वजह से डिमन बीस्ट के हाथों मर जाएगा, विशाल ने कहा, जैसे वो सच में स्टूडेंट की चिंता कर रहा हो। असल में विशाल आरव से गुस्सा था। वो सिर्फ आरव के भविष्य की चिंता करने का बहाना बना रहा था ताकि उसे सबक सिखाने का एक बहाना मिल जाए। कैसे हिम्मत की उसने फायर कैंपस और उसकी टीचिंग मेथड को भीड़ के सामने बेइज्जत करने की। वो सच में जिंदगी से थक चुका था। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।